हेलो एंड वेलकम टू CUET PG अड्डा 247। तो आई होप आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सभी के लिए आज जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन का पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर प्रोकैरियोट का रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया था। हमने DNA पॉलीमरेजेस को पढ़ा था, है ना, उनकी एक्टिविटीज़ को देखा था, हमने उनकी सब यूनिट्स को देखा था कि इतने सारे DNA पॉलीमरेज में से DNA पॉलीमरेज 3 ही है जो आपका मेन DNA पॉलीमरेज होता है, क्योंकि उसके पास स्लाइडिंग क्लैंप देखने को मिलता है ना। इससे उसकी प्रोसेसिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन करेंगे ताकि सभी के साथ ये प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन का सुंदर सा सेशन, प्यारा सा सेशन आप सभी के साथ स्टार्ट हो सके। और इस यूनिट की इम्पोर्टेंस तो आप सभी को पता है ना। तो उसके साथ साथ मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी हैप्पी गांधी जयंती, है ना। तो आज 2 अक्टूबर है एंड आपको पता है कि ये ऑफ़र हमारे सारे के सारे CUET के कोर्सेज़ पर चल रहा है कि 40% ऑफ और साथ में 2x वैलिडिटी भी है, ठीक है। तो गांधी जयंती के इस अवसर पर आप सभी के लिए ये जो ऑफ़र है वो वेट कर रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसे ज़रूर ज्वाइन करें। जो भी अपना ड्रीम कॉलेज को सच्ची में दिल से अगर उसे पाना चाहता है तो उसके लिए अभी से लग जाओ मेहनत में। और आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो AN Live, और इस कोड को यूज़ करने के बाद आप भी अपनी सक्सेस की राह पर चल दो, ठीक है। आप भी अपनी सक्सेस की राह पर चल दो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 40% ऑफ भी मिल रहा है, 2x वैलिडिटी भी मिल रही है, प्लस आपको लोएस्ट प्राइस मिल रहा है सभी CUET के कोर्सेज़ पर, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट जिस भी कोर्स को बाय करना चाहता है, प्लीज़ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप बाय कर सकते हो और एक सक्सेस के पाथ पर चल सकते हो। क्योंकि अगर आपको एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो आपको उतनी मेहनत करनी है, ठीक है। और मेहनत अभी से शुरू करो, क्योंकि अराउंड 5 मंथ आपके बचे हैं। सितंबर भी ख़त्म हो चुका है ना, सितंबर भी ख़त्म हो चुका है। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और PG का कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो उसे कंप्लीट करने में लग जाओ ताकि आपके पास लास्ट का जो 1-2 महीना बचे ना, वहाँ उसमें आप जम के अपना रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वो चीज़ आपके लिए एक नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि एट द एंड आपको जो आपको एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको टिक मार्क्स करने हैं, है ना। आपको MCQ सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको वहाँ थ्योरी नहीं लिखनी है। तो आपको हर चीज़ वहाँ पर चाहिए। थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है और आपको अपनी रिवीजन को भी उतना ही टाइम देना है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ज़ूलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए जिज्ञासा बैच अवेलेबल है। ऐसे ही कोई लाइफ साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए जीवा बैच अवेलेबल है एंड बॉटनी के लिए संजीवनी बैच अवेलेबल है। तो कोई भी स्टूडेंट जो भी इन एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहा है वो कृपया करके जुड़े इन बैचों के साथ। एंड आप ये AN Live को यूज़ कर सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग या फिर अपनी जो भी आपकी पढ़ाई है या फिर किसी के भी रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको एक मेंटोरशिप चाहिए, तो दिस इज़ द मेल, ठीक है। आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में आप अड्डा के चैनल पर, अड्डा की ऐप पर जाकर आप आपको जब लॉगिन करोगे तो आप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे लिंक भी डला हुआ है, आपको मेरा नाम दिख जाएगा और उस लिंक को फॉलो करते हुए आप कम्युनिटी ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको डेली क्लासेस में जो भी YT क्लासेस में आपको जितना भी लिखवाया जाता है, जो भी आपकी क्लास होती है उसकी पूरी की पूरी PPT आपको PDF फॉर्म में वहाँ पर मिल जाएगी। साथ में आपको वहाँ पर क्विजेज़ भी मिल जाएंगे, आपको वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इवन आप वहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर हम 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी PYQ की या किसी भी स्टडी मटेरियल की कोई भी ज़रूरत है तो आप मुझे वहाँ मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है। तो सभी का सॉल्यूशन वहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। वहाँ पर आइए और उसे ज्वाइन कीजिए, है ना। टेलीग्राम पे तो आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो, मैसेज नहीं कर सकते हो, वहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। उस ग्रुप में आप कर सकते हो, आप डायरेक्टली चैट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया था, अब हम प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है, अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो उसका DNA कैसा होता है। एक तो आपका उसका DNA सर्कुलर होगा, ठीक है। सर्कल के साथ साथ वो डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, उसके अंदर 2 स्ट्रैंडर्ड्स प्रेजेंट होंगी और ये रही आपकी दोनों स्ट्रैंड,
ठीक है, दोनों स्ट्रैंड है, क्लोज्ड है और सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, सिंगल ओआरआई मतलब कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है बच्चे? बच्चे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है कि जहाँ से आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जहाँ से आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। व्हाट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? ऐसी जगह इस डीएनए के अंदर जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो डीएनए के अंदर सिर्फ सिंगल मिलता है, हमें सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलता है हमें, किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसलिए हम प्रोकैरियोट्स के डीएनए को बोलते हैं मोनो रेप्लिकॉनिक। व्हाट इज मोनो? मोनो मीन्स एक, ठीक है। तो जिसके अंदर एक रेप्लिकॉनिक हो, मतलब कि एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, दिस इज मोनो रेप्लिकॉनिक डीएनए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ लिखा है रेप्लिकेशन आपका बाय डायरेक्शनल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बाय डायरेक्शनल? व्हाट डू यू मीन बाय बाय डायरेक्शनल? तो देखो यहाँ समझते हैं बाय डायरेक्शनल का यहाँ पर मतलब क्या है कि मान लो ये आपकी दो स्ट्रैंड्स हैं, आपको पता है जब भी रेप्लिकेशन होता है तो इस तरीके से रेप्लिकेशन बबल बनता है, ठीक है। अब वो कैसे बनता है रेप्लिकेशन बबल, वो पूरा का पूरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ अबाउट बाय डायरेक्शनल, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो अगर ये आपका प्रेजेंट है तो जब रेप्लिकेशन होगी ना तो वो दोनों डायरेक्शन में होती है। कैसे? मान लो नई स्ट्रैंड यहाँ पर बन रही है, मान लो नई स्ट्रैंड यहाँ पर बन रही है, तो एक स्ट्रैंड आपकी ऐसे बन रही होगी, दूसरी आपकी ऐसे बन रही होगी, एक स्ट्रैंड आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, एक आपकी इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये वाली जो स्ट्रैंड है वो इस डायरेक्शन में बन रही है, जबकि ये वाली स्ट्रैंड आपकी इस डायरेक्शन में बन रही है। तो मतलब दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो रहा है ना, इसी वजह से रेप्लिकेशन को यहाँ पर बोला गया है कि बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। क्लियर इतना? चलिए आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं इनिशिएशन पर कि प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन इनिशिएट कैसे होता है, ठीक है। ये आपका इनिशिएट कैसे होता है, चलो डिस्कस करें। सभी रेडी हैं? फटाफट से बता दीजिए मुझे, सभी रेडी हैं? आगे स्टार्ट करें, इनिशिएशन को देखें। तो देखो मान लो कि यहाँ पर जो ये मैंने डीएनए बनाया था, इस डीएनए में इतनी सी जगह है, ये इतनी सी जगह है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। इतनी सी जगह में आपका क्या प्रेजेंट है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपका प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या क्या प्रेजेंट है। तो मान लो कि ये आपकी दोनों स्ट्रैंड है, ये आपका, मैं सिर्फ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बना रही हूँ, ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनाया जा रहा है। तो ये आपका 5 प्राइम 3 प्राइम और ये 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट है। अब इसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है, जो सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगी, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, कुछ आपके ऐसे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? ये तीनों हैं आपके 13 मर्स। क्या है? 13 मर्स। व्हाट इज 13 मर्स? ठीक है, उसको अभी देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ और भी प्रेजेंट होता है, कुछ और क्या होता है वो, यहाँ पर कुछ ऐसे बॉक्सेस और भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बॉक्सेस अलग हैं, ये बॉक्सेस अलग हैं, ठीक है। कुछ 4 से 5 बॉक्सेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्या? इन बॉक्सेस को हम क्या बोलते हैं? 9 मर्स, ठीक है। इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? 13 मर्स, और मैंने इन्हें थोड़ा सा बड़ा भी बनाया है। इन्हें हम बोल रहे हैं 9 मर्स, इनको मैंने थोड़ा सा पतलू सा बनाया है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्या है? और ये 13 और 9 का मतलब यहाँ पर क्या है? तो बच्चे यहाँ पर 13 मर वाले रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 13 बेस पेयर्स, ठीक है, ठीक है, 13 बेस पेयर्स, मतलब एक बॉक्स के अंदर कुछ 13 बेस पेयर्स हैं जो यहाँ पर भी मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मिल रहे हैं। ऐसी यहाँ पर जो है इनके पास, इन 9 मर के पास अराउंड आपके, या आप डायरेक्टली लिख दो कि यहाँ पर आपको 9 बेस पेयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ कितने बेस पेयर्स देखने को मिलते हैं? 9 बेस पेयर्स देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर है सबको? इन्हें 13 मर्स और 9 मर्स क्यों बोला जा रहा है? चलो ठीक है, अब इन दोनों को हम बोलते क्या हैं?
ये 13 मर्स और 9 मर्स जो हैं यहाँ पर है क्या, तो ये हैं आपके दो टाइप के क्या हैं, 2 टाइप्स ऑफ कंजर्व्ड बॉक्सेस। तो ये जो 13 मर्स और 9 मर्स है ना, इनको हम कंजर्व बॉक्सेस बोलते हैं, जो कि आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ प्रोकैरियोट ORI, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ना, उसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ये कंजर्व्ड बॉक्सेस। अब इसको कंजर्व्ड बॉक्सेस क्यों बोला जा रहा है, किसी को भी आंसर देना है इस चीज का, किसको कंजर्व्ड बॉक्सेस क्यों बोला जा रहा है? चलो देखते हैं। इनको कंजर्व्ड बॉक्सेस बच्चों इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो सीक्वेंस, ये जो बेस पेयर्स है ना, वो आपके कुछ स्पेसिफिक हैं, ठीक है। ऐसे तो बेस पेयर कहीं पर भी मिल सकते हैं हमें, लेकिन हम सिर्फ इन्हीं की बात क्यों कर रहे हैं, इन 13 बेस पेयर्स की या इन 9 बेस पेयर्स की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ एक स्पेसिफिक हैं, है ना, कुछ स्पेसिफिक बेस पेयर्स इसके अंदर मिल रहे हैं जो सिर्फ इसी में मिलते हैं, किसमें, प्रोकैरियोट के ORI के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशिएशन से पहले आपको ये ORI पढ़ना था, ठीक है। ये आपका 13 मर 1 है, ये 13 मर 2 है, ये 13 मर 3 है, ठीक है। ऐसे ये 9 मर 1, 9 मर 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अगर मैं इनके नंबर्स की बात करूं तो ये आपको अराउंड आपको 3 देखने को मिल जाएंगे, या आपको अराउंड 4 to 5 मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है सबको, इनिशिएशन और प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। फटाफट से लाइव चैट के अंदर आप थम्स अप दे दो मुझे, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर 1, जो सबसे पहला स्टेप होता है, पढ़ते हैं। फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए क्या चाहिए, प्रोकैरियोटिक जो DNA है वो कंप्लीटली मिथाइलेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, कंप्लीटली मिथाइलेटेड, मतलब उसे पूरा का पूरा मिथाइलेटेड होना ज़रूरी है। और कौन से सीक्वेंस पर, एडेनिन पर, ठीक है। देखो आपके 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, है ना, यही चारों होते हैं आपके। यूरेसिल तो आपका RNA में हो गया, हम यहाँ DNA की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके एडेनिन होंगे, उन एडेनिन को कंप्लीटली मिथाइलेटेड होना पड़ेगा। और कौन सी सीक्वेंस पर, GATC सीक्वेंस। जहां पर भी GATC सीक्वेंस होगा उस पे जो A होगा, एडेनिन होगा। GATC क्या है, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है। तो जहां पर भी ये सीक्वेंस मिलेगी, वहां का जो एडेनिन होगा उस पर मिथाइलेशन जरूर होना चाहिए। व्हाट इज मिथाइलेशन, मिथाइलेशन क्या होता है, ये जो मिथाइलेटेड होता है, CH3 ग्रुप होता है ना, CH3 ग्रुप, उसका ऐड होना इज मिथाइलेशन। व्हाट इज मिथाइलेशन, आपका CH3 ग्रुप का ऐड होना इज मिथाइलेशन। क्लियर एवरीवन, इतना क्लियर है। तो सबसे पहले सबको क्या होना चाहिए, यहाँ पर मिथाइलेशन होना चाहिए सबका। क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है सबको कि यहाँ पर मिथाइलेशन आपको देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पर अब क्या होता है, ये आपका क्या था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर आपने कुछ 13 मर्स देखे थे और कुछ 9 मर्स देखे थे, ठीक है। ये मैंने बना दिया आपके 13 मर्स, ठीक है, ये 13 मर्स बन गए हैं। और यहाँ पर आपके क्या बन गए हैं, 9 मर्स, ठीक है। ये आपके क्या बन गए हैं, 9 मर्स। अब इनके ऊपर जो है GATC सीक्वेंस में मिथाइलेशन हो चुका है, ठीक है। मिथाइलेशन होने के बाद जो 13 मर्स है ना, इन 13 मर्स के ऊपर बाइंड करता है कौन, IHF प्रोटीन। कौन बाइंड करता है, IHF प्रोटीन। ये रहे आपके IHF प्रोटीन, और इन्होंने बाइंड कर लिया, किसने, IHF प्रोटीन ने, ठीक है। IHF प्रोटीन ने बाइंड कर दिया किस पे, 13 मर्स पर। अब इस पे कौन करेगा, इन पे कौन करेगा, 9 मर पर। तो 9 मर्स पर बाइंड करते हैं हमारे फिस प्रोटीन्स, कौन से, FIS, फिस प्रोटीन्स बाइंड करते हैं 9 मर्स पर, ठीक है। तो आप इसको स्टेटमेंट को यहाँ पर नोट डाउन कर लो, यहाँ पर नोट डाउन कर लो कि IHF जो है बाइंड करेंगे, बाइंड्स टू 13 मर्स, वाइल जबकि आपके जो फिस प्रोटीन्स हैं, फिस बाइंड करेंगे, बाइंड टू किससे, 9 मर्स, ठीक है। ये आपके 9 मर्स से बाइंड करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, मिथाइलेशन। दूसरा स्टेप क्या हुआ, IHF और फिस प्रोटीन की बाइंडिंग। याद रखेंगे IHF 13 मर्स पर बाइंड कर रहे हैं और फिस प्रोटीन आपके 9 मर्स पर बाइंड कर रहे हैं। बच्चों ये जो आपके स्टेप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे और इनको याद रखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, ठीक है। इनसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप PYQ उठाकर देखना। और नेक्स्ट सेशन में जब ये प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पूरा हो जाएगा मैं खुद आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको खुद पता चलेगा कि ये स्टेप कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर एक एक को ड्रॉ करके दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो अब ये हो गया। अब अगला, ड्यूरिंग इनिशिएशन एक्सप्रेशन ऑफ DNA A इंक्रीज। कुछ DNA A होते हैं जिनका एक्सप्रेशन इसके बाद क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रोटीन है आपका, क्या इसको दूसरे से बना लेते हैं। देखो यहाँ पर आपके कुछ प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, कुछ DNA A हैं आपके, ठीक है, कुछ DNA A हैं, ठीक है। ये DNA A क्या करते हैं, इनका जो है एक्सप्रेशन बढ़ रहा है। ये अभी DNA A है ना, तो ये अभी इनएक्टिव है, ठीक है। ये अभी आपका क्या है, इनएक्टिव है। जब मैं इसको ATP दे दूंगी, ATP क्या है, एनर्जी, एनर्जी से तो अच्छे खासे एक्टिव हो जाते हैं। तो DNA A क्या चीज़ है, ये भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका DNA A था, ये जो DNA A था ये अपने साथ किसको जोड़ लेता है, ATP को, और ये अब कैसा बन गया है, ये अब बन गया है बच्चों एक्टिव। समझ आ रही है, ये अब क्या बन गया, एक्टिव बन गया। अब देखो आगे क्या होगा, DNA A ATP रिप्लेस कर देगा फिस प्रोटीन को 9 मर से। अब देखो जो पहले फिस प्रोटीन आराम से राजा महाराजा की तरह 9 मर्स के ऊपर बैठे हुए थे, अब DNA A ATP ने आके बोला कि अब मैं एक्टिव हो चुका हूँ, चलो निकल लो यहाँ से। किसको बोला, IHF को या फिस को, फिस को बोला। फिस को किसने बोला, DNA A ATP ने, कि चलो अब आप निकल लो क्योंकि अब मैं एक्टिवेट हो चुका हूँ, ठीक है। तो फिर DNA A ATP क्या करेंगे, 9 मर्स के ऊपर बाइंड कर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कौन सा प्रोटीन, DIA1, ठीक है। DIA1 प्रोटीन होता है जिसकी हेल्प से DNA A ATP बाइंड कर जाते हैं। देखो अब कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी, ये था, ठीक है, ये था आपका, इसके ऊपर आपके प्रेजेंट थे 13 मर्स, ठीक है, ये आपके 13 मर्स थे, और ऐसे ही इधर की तरफ आपके 9 मर्स थे, ठीक है। 4 से 5 होते हैं, मैंने 4 बना दिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर आपके IHF तो बाइंड है, IHF कहीं नहीं गए, IHF अभी भी यहीं पर है, ठीक है। उसने भगाया किसको है, फिस को भगाया है। तो अब हम यहाँ पर फिस नहीं बनाएंगे, हम किसको बनाएंगे, DNA A को, क्योंकि DNA A ATP ने अब 9 मर्स के साथ बाइंड कर लिया है फिस को हटाकर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना दें, ये लो बना दिया हमने, और इनके साथ जोड़ दो ATP, ठीक है। और ये है क्या, DNA A, ठीक है, इनके साथ ATP प्रेजेंट है, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है। चलो अगर इतना क्लियर है तो अब हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या हुआ, जैसी DNA A ATP ने 9 मर्स के साथ बाइंड किया, जो हमारी जो ऐसे सीधी आपकी ORI थी अब वो हो गई बेंड, मुड़ गई। देखो क्या करा DNA ATP ने, क्या करा कि उसे क्या करना था, उसे ऐसे चैन नहीं पड़ रही थी, फिस को तो भगा ही चुका था, अब उसे IHF के साथ इंटरैक्ट करना था। उसे चाहिए कि मैं IHF से जाके बातें करूं, ठीक है, उसे इंटरैक्ट करना है। अब ये ऐसे तो दूर दूर हो गए, तो बातें करने के लिए इसको पास आना पड़ेगा। तो इंटरैक्शन के चक्कर में इसने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ही क्या कर दिया, मोड़ दिया। देखो क्या कंडीशन बन गई कि इसने मोड़ दिया, तो मुड़ के कैसी हो जाएगी आपकी ये, ऐसे, ठीक है। आपका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था ऐसे करके मुड़ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये मुड़ जाएगा। तो एज सून एज बाइंडिंग अकर बिटवीन DNA A एंड IHF अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस, और इस वजह से बाइंडिंग लूज हो जाएगी और IHF भी वहाँ से भाग जाएंगे। अब ये क्या करना चाह रहा था, IHF के साथ बाइंडिंग करना चाह रहा था, लेकिन DNA A ATP उसके साथ बाइंडिंग करना चाह रहा था, तो इस वजह से IHF के अंदर क्या आ गए, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए। अब वो मुड़ गया ना, अब उसको चक्कर आ गए, मान लो उसे चक्कर आ गया, अब वो कह रहा है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये मुड़ने की वजह से, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से जो आपकी बाइंडिंग थी ना, ये जो यहाँ पर बाइंडिंग हो रही थी IHF और 13 मर्स की, वो लूज हो जाएगी, और लूज होने की वजह से
वो IHF जो है यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है। IHF भी क्या करेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। तो अब जो है 13 मर्स जो हैं वो अब खाली हैं, अब इनके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। अब इनके ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो आपके 9 मर्स प्रेजेंट है, इन 9 मर्स के ऊपर कौन बैठा है, हमारा बदमाश DNA A ATP, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी कौन है, आपका DNA A, और जिसके पास क्या है, ATP प्रेजेंट है, ठीक है। इतना क्लियर है। ये बेंडिंग हो गई है ना, ORI की बेंडिंग हो गई है। अगर आप इसकी पोलैरिटी लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम और ये आपका 5 प्राइम, ठीक है। क्लियर है इतना। अब जो है आपका 13 मर्स यहाँ पर फ्री हो चुके हैं। चलो अब अगला स्टेप पढ़ते हैं। अब 13 मर फ्री हो गए, अब DNA A ATP को लालच आ गया, ठीक है। अब वो चाहता है कि वो उसके साथ भी इंटरैक्ट करे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ATP इज एक्टिविटी ऑफ DNA इज एक्टिवेटेड टू फॉर्म ADP। अब उसके पास ATP थी, एनर्जी है उसके पास, तो वो उस एनर्जी का यूज़ कर सकता है और वो यही करेगा, वो उस एनर्जी का यूज़ करेगा और ATP से ADP बन जाएगा। अभी जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो क्या करेगी, वो इस स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, देखो एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, ये आपस में जैसे कि एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, ऐसे ही ग्वानिन और साइटोसिन जब जुड़ते हैं ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, और जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तभी तो ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई ना, इस एनर्जी ने इन बॉन्ड्स को ही तोड़ दिया। कहाँ के बॉन्ड्स को तोड़ा है, 13 मर्स रीजन वाले बॉन्ड्स को ही तोड़ दिया। अब ये जो बीच में यहाँ पर ऐसे करके अगर मान लो एडेनिन था, यहाँ पर थाइमिन था, ये ऐसे बॉन्ड बना के जो डबल स्ट्रैंडेड बना के बैठे थे, अब इसने इसको ही तोड़ दिया, है ना, इसको ही तोड़ दिया। तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग नहीं हो जाएंगी अब, है ना। तो यही होगा कि इसने अपनी ATP का यूज़ किया, ADP में कन्वर्ट हो गया और जो बॉन्ड्स थे उनको यहाँ पर से तोड़ दिया। बॉन्ड्स को तोड़ने की वजह से यहाँ पर 13 मर रीजन जो था वो मेल्ट होने लग जाएगा, मतलब जो दो स्ट्रैंड अभी तक जुड़ी हुई थी वो अब खुल जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, और इससे क्या बनेगा बच्चों, रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। तो आपको समझ आया, जो स्ट्रक्चर मैंने शुरू में ऐसे करके गोल गोल करके बनाया था, या आप हमेशा रेप्लिकेशन को पढ़ते हुए हमेशा DNA के स्ट्रैंड को इस तरीके से बनाते हो, तो अब आपको समझ में आया कि ये बनता कैसे है। तो यस, ये ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये जो आपकी स्ट्रैंड थी 13 मर रीजन वाली वो कुछ ऐसे हो गई, और ये आपकी सही है एकदम, बस इतना मेल्ट हुआ है। 9 मर रीजन वाला एकदम ठीक है, 13 मर रीजन वाला खुल गया है, ये मेल्ट हुआ है, ये मेल्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी क्या है, आपके 9 मर्स प्रेजेंट हैं, और इन 9 मर्स के ऊपर कौन प्रेजेंट है, इन 9 मर्स के ऊपर आपका DNA A प्रेजेंट है। लेकिन क्योंकि इसने अपना ATP यूज़ कर लिया है तो अब इसके पास क्या है, ADP, ठीक है। अब इसके पास क्या है, ADP, अब इसके पास ATP नहीं बचा, अब इसके पास ADP बचा है, ठीक है। और ये आपका रेप्लिकेशन बबल बन चुका है, ठीक है। क्या बन चुका है ये बच्चों, ये आपका बन चुका है रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। क्लियर है इतना सबको। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ होती है, उसे और देख लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड क्या है, सिंगल स्ट्रैंड हो गई है। देखो यहाँ पर तो डबल स्ट्रैंड है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वाली जो स्ट्रैंड है ये तो सिंगल हो गई ना, इसके बीच में बॉन्ड्स टूट गए हैं। अब इस सिंगल स्ट्रैंड जो बने हैं, सिंगल स्ट्रैंड जो बनी है वो वापस से ना जुड़ जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन था, बॉन्ड ही तो टूटा है लेकिन न्यूक्लियोटाइड तो प्रेजेंट है ना, तो ये वापस से भी तो बॉन्ड बना सकते हैं। तो उस बॉन्ड को प्रिवेंट करने के लिए कि ये वापस से बॉन्डिंग ना कर ले, तो यहाँ पर कौन आते हैं, यहाँ पर आपके कुछ प्रोटीन्स आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पर बाइंड करते हैं, इसलिए इनका नाम भी क्या है, SSB। SSB बोले तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन्स जिनका नाम SSB है, ये सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पर आके बाइंड करते हैं, और इनका काम क्या है, ये वापस से इन दोनों को क्या बॉन्डिंग बनाने नहीं देंगे,
ठीक है, क्योंकि अगर बॉन्डिंग बन गई तो रेप्लिकेशन बबल फिर से हट जाएगा, और रेप्लिकेशन बबल हट गया तो फिर रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना इतना क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो, अगर इतना क्लियर है सबको तो एक बार हम फिर से पीछे से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हुआ था। 13 मर और 9 मर रीजन थे आपके। 13 मर पे बाइंड किया IHF ने, 9 मर पे बाइंड किया FIS ने। ठीक है, मिथाइलेशन होने के बाद सबसे पहला स्टेप मिथाइलेशन, दूसरा स्टेप IHF और FIS की बाइंडिंग, तीसरा स्टेप क्या था? तीसरे स्टेप पे DNA A आपका एक्टिवेट हुआ और फिर उसने FIS को हटा के वो खुद बाइंड कर गया किस पे? 9 मर रीजन पर। ठीक है, उसके बाद वो IHF के साथ क्या करना चाह रहा था? इंटरैक्शन, जिसकी वजह से उसने ORI को ही बेंड कर दिया। तो बेंडिंग की वजह से IHF में चेंजेस आए और वो भी वहाँ से भाग गया। ठीक है, कि ये तो भाई कोई खतरनाक बदमाश आ गया है, अब हमसे नहीं रहा जाएगा यहाँ पर, वो भी भाग गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस ATP जो DNA A ATP था, इसने अपनी एनर्जी यूटिलाइज करी और जो एनर्जी रिलीज हुई उसने इस 13 मर रीजन वाले के बॉन्ड्स को तोड़ दिया, जिससे कि रेप्लिकेशन बबल बन गया। और रेप्लिकेशन बबल में जो सिंगल स्ट्रैंड थी उस पर आके बाइंड किया सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स ने, ताकि वापस से बाइंडिंग ना हो जाए। क्लियर इतना? चलो, आगे जो है वो है कि DNA A अब किसको बुलाएगा? क्योंकि देखो, अगर मैंने बताया था DNA A अगर ADP फॉर्म में है तो वो एक्टिव नहीं रहता, तो अब वो क्या करेगा कि मेरे बदले का अब तुम संभालो। तो वो किसको बुला रहा है? अब DNA A रिक्रूट करेगा DNA B हेलिकेज को। व्हाट इज हेलिकेज? हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर क्या करता है? आगे आगे रेप्लिकेशन बबल बनाता जाता है। क्योंकि रेप्लिकेशन तो देखो पूरे DNA का होना है, हमने रेप्लिकेशन बबल यहाँ बना दिया, तो हेलिकेज का काम क्या है? वो आगे भी ऐसे से गोल 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 घूमेगा और सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता जाएगा और रेप्लिकेशन बबल बनाता जाएगा। तो रेप्लिकेशन के लिए हेलिकेज तो बहुत ज़रूरी है। तो DNA A क्या कर रहा है? DNA B हेलिकेज को रिक्रूट करेगा ऑन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ रेप्लिकेशन बबल। किस पे बाइंड करेगा? सिंगल स्ट्रैंड पर बाइंड करेगा, याद रखेंगे, सिंगल स्ट्रैंड पर उनको वहाँ पर रिक्रूट कर देगा विद द हेल्प ऑफ DNA C हेलिकेज लोडर। तो हेलिकेज ऐसे ही नहीं आता, लोडर उसे छोड़ने आता है तब वो आता है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, जो आपके वो थे ना बीटा क्लैम्प के साथ बीटा क्लैम्प के लोडर, कि लोडर उसे उठा के छोड़कर आ रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर होगा। DNA B हेलिकेज को भी छोड़ने कौन आएगा? DNA C हेलिकेज लोडर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो DNA B हेलिकेज को लेने कौन आएगा? आपका C हेलिकेज लोडर। तो DNA B जो है आपका, DNA B जो आपका हेलिकेज है, अगर हम इसकी बात करें DNA B हेलिकेज की, ठीक है, DNA B हेलिकेज की अगर हम बात करें तो वो होता कैसा है? तो वो होता है बच्चों आपका होमोहेक्सामर। होमोहेक्सामर, हेक्सामर मतलब 6 सब यूनिट है, होमो मीन्स सारी की सारी सब यूनिट सेम है। तो देखो ये दिखता कैसा है? ये दिखता कुछ इस प्रकार है, 1 2 3 4 5 और आपका 6। ये आपका कुछ ऐसे सर्कल में दिखता है और ये 6 सब यूनिट से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये आपका DNA B हेलिकेज है। ठीक है, अब इसको ले जाने के लिए कौन आता है? DNA C का आपका हेलिकेज लोडर। कौन आता है? हेलिकेज लोडर। अब ये हेलिकेज लोडर कैसे दिखाई देता है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका ऐसे दिखाई देता है। क्लियर है इतना? क्लियर है बच्चों? चलो, तो अब हमने यहाँ पर जो देखा, यहीं पर देखते हैं, DNA C हेलिकेज लोडर था, यहाँ पर DNA का आपका हेलिकेज था। अब ये इसको लोड कराएगा। ठीक है, लोड कैसे कराएगा वो देखते हैं। देखो, इधर की तरफ ही तो थी आपकी रेप्लिकेशन बबल और इधर आपका नॉर्मल आपका DNA है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेप्लिकेशन बबल है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर अभी भी DNA ATP है, DNA A है ना। अभी हमने ये तो नहीं बोला कि वो चले गए, तो अभी हमें उसको बनाना है। तो यहाँ पर 9 मर्स हैं, यहाँ पर आपके 9 मर्स प्रेजेंट है और इन 9 मर्स के ऊपर आपके अभी भी DNA A ADP प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका ADP कौन है? ये DNA A। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो आपके DNA B हेलिकेज है वो कहाँ पर आ रहे हैं? सिंगल स्ट्रैंड ऑफ रेप्लिकेशन बबल। जैसे ही ये हेलिकेज आते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो यहाँ पर बाइंड किए थे ना, ये जो बाइंड किए थे, ये चले जाते हैं कि ठीक है अब हेलिकेज भैया अब आप संभालो, हम यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है
यहाँ पर आके हेलिकेज बाइंड कर जाता है, ठीक है। इस तरीके से दोनों ही स्ट्रैंड पर कौन बाइंड कर जाता है, आपका हेलिकेज। और बाइंड कौन करा रहा है, बाइंड आपका ये हेलिकेज का लोडर करा रहा है, ठीक है। हेलिकेज का लोडर बाइंड करा रहा है, बस उसका काम क्या है, उसको वहां तक छोड़ के आना, वो चला जाता है, वो यहाँ पर आके बैठता नहीं है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन बबल पे किसने आके बाइंड कर लिया, इसने बाइंड कर लिया, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है बच्चों। तो सारे ही स्टेप को आप इसी तरीके से स्टोरी की तरह समझो कि ये आया, ये गया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। आप इस तरीके से अगर स्टोरी की तरह याद रखोगे ना, तो बहुत इजीली आपको ये पूरा रेप्लिकेशन कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। तो आपको पता होगा, तो अगर आपका जो रेप्लिकेशन होता है इसके अंदर आपको 3 स्टेप मिलते हैं। सबसे पहला आपका इनिशिएशन, जो हम पढ़ रहे हैं पूरा इनिशिएशन ही चल रहा है अभी तक। दूसरा स्टेप आएगा आपका इलोंगेशन, जिसके अंदर एक्चुअल आपका क्या देखने को मिलेगा, वो पॉलीमराइजेशन देखने को मिलेगा, या रेप्लिकेशन बोलो। अभी तो सिर्फ तैयारियां शुरू हो रही है, अभी सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 3 को बुलाने की तैयारियां शुरू हो रही है, ठीक है। तो वो एवं ही नहीं है, मेन डीएनए पॉलीमरेज है भाई, उसको बुलाने के लिए पूरी जोरों शोरों से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी अभी तक तैयारियां ही चल रही है, जिसे हम इनिशिएशन वाले स्टेप के अंदर पढ़ते हैं। तो आपको जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा इलोंगेशन, और तीसरा होगा आपका टर्मिनेशन, जहाँ पर जाके आपका रेप्लिकेशन रुक जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपका यही चल रहा है, इनिशिएशन ही चल रहा है, ठीक है। इतना समझ आया। अब आगे देखो, अब जो डीएनए एडीपी है वो भी वहाँ से चले जाएंगे। उनका काम क्या था, उनका काम था सिर्फ हेलिकेज को बुलाना। उसने यहाँ पर हेलिकेज को बुला दिया, अब इस डीएनए ए का कोई काम यहाँ पर नहीं रहा है, तो ये यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। और बेंडिंग किसकी वजह से हुई थी, डीएनए ए की वजह से ही हुई थी ना, यही था ना बदमाश। तो इसी की वजह से बेंडिंग हुई थी। अब ये जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, बेंडिंग भी रिलीज हो जाएगी। अब हमारा डीएनए वापस से क्या हो जाएगा, अपनी नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको ऐसा दिखने लगेगा, ये रहा आपका रेप्लिकेशन बबल, और आपको ये ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है। अब आपको समझ में आया ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है ना, है ना। कितनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप हर चीज़ को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हो, है ना। से थैंक्स टू मी कि मैं आपको बनाकर दे रही हूँ, है ना। चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन बचा था, सिर्फ आपके हेलिकेज बचे थे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपके दोनों स्ट्रैंड पे हेलिकेज बचे थे, ठीक है। अब ये हेलिकेज क्या करेंगे, देखो अगर मैं आपको रेप्लिकेशन की एक चीज़ बता देती हूँ कि रेप्लिकेशन तभी स्टार्ट कर पाता है डीएनए पॉलीमरेज जब उसको कुछ आरएनए की छोटा सा स्ट्रेच मिल जाए। कि मतलब अगर मेरे पास ये 2 स्ट्रैंड है, मुझे इससे 2 नई स्ट्रैंड बनानी है। मान लो एक स्ट्रैंड मुझे यहाँ बनानी है और एक स्ट्रैंड मुझे यहाँ बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले दोनों तरफ उसको थोड़ा सा प्राइमर देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे उसके लिए प्राइमर देना पड़ेगा। प्राइमर का मतलब कि अगर ऊपर वाली स्ट्रैंड के अंदर, देखो समझो, अगर ऊपर वाली स्ट्रैंड के अंदर यहाँ पर TAGCTA कुछ ऐसे करके सीक्वेंस प्रेजेंट है, मुझे इसके ऑपोजिट में अगर सीक्वेंस बनवानी है तो मुझे आरएनए की छोटी सी सीक्वेंस देनी पड़ेगी। T की जगह A की जगह U, G की जगह C। मुझे एक मतलब 2-4 न्यूक्लियोटाइड की यहाँ पर स्ट्रैंड देनी पड़ेगी। जब यहाँ पर आके कौन बाइंड करेगा, जब यहाँ पर आके डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और फिर यहाँ पर वो आगे पॉलीमराइजेशन कराएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब डीएनए बी हेलिकेज को करना क्या है, अब डीएनए बी हेलिकेज का काम यही है कि वो किसी प्राइमर को बुलाए, मतलब किसी प्राइमेज एंजाइम को बुलाए जो यहाँ पर प्राइमर को ऐड कर जाए, ठीक है। किसको ऐड कर जाए, प्राइमर को ऐड कर जाए। तो आपका प्राइमेज कौन है यहाँ पर, डीएनए जी प्राइमेज, ठीक है। तो प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए जी प्राइमेज होता है जो दोनों ही स्ट्रैंड पर क्या बना के चला जाता है, आरएनए के प्राइमर्स, क्या बना देता है, आरएनए के प्राइमर्स, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज तो अभी भी यहीं प्रेजेंट है और ये रेप्लिकेशन के एंड तक यहीं पर रहेगा, क्योंकि यही घूम घूम के तो आगे के हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़वाएगा ना।
रेप्लिकेशन सिर्फ इतने में थोड़ी होना है, पूरे डीएनए में होना है। तो धीरे धीरे रेप्लिकेशन बबल आगे बढ़ेगा कैसे, हेलिकेज की हेल्प से। तो ये तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, आपको सारे स्टेप में ये हेलिकेज बनाना ही बनाना है, ठीक है। अब ये जो डीएनए जी प्राइमेज है ना, वो आ जाएगा यहाँ पर, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। आपको फर्स्ट डायग्राम याद है, ये वाला मैंने इसके अंदर ऐसे करके दो दो स्ट्रैंड बनाई है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर अलग स्ट्रैंड बन रही होती है, यहाँ पर अलग स्ट्रैंड, यहाँ अलग, यहाँ अलग, ठीक है। और इनमें भी हम इनको क्या बोलते हैं, ये आपकी लैगिंग स्ट्रैंड होती है। और इसे लैगिंग क्यों बोल रहे हैं, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इस वाली स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इसको हम लीडिंग क्यों बोल रहे हैं, इसको भी देखेंगे। ऐसी यहाँ पर ये आपकी होती है लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इसको लैगिंग क्यों बोल रहे हैं, ये हम अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से चारों जगह पर रेप्लिकेशन चलता है, इसलिए हम इसे बाय डायरेक्शनल भी बोलते हैं कि एक डायरेक्शन में ये दोनों इधर जा रही हैं, ये दोनों इधर जा रही हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वापस अपने उसी डायग्राम के ऊपर। इसीलिए यहाँ पर 4 प्राइमेज आए हैं, ताकि ये 4 क्या बना सके, ताकि ये 4 क्या बना सके बच्चों, 4 प्राइमर बना सके, ताकि यहाँ से अलग अलग आपके क्या बन सके, अलग अलग आपके यहाँ पर क्या बन सके, डीएनए की स्ट्रैंड बन सके, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक बार इसकी पोलैरिटी लिख लेते हैं। यहाँ पर ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम, और ये आपका 3 प्राइम, और ये आपका 5 प्राइम, ठीक है। तो जो प्राइमर बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कहाँ पर इसका 5 प्राइम होगा, कहाँ पर इसका वो होगा। तो देखो इसको मैं डीएनए जी प्राइमेज को मैं रिमूव कर देती हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर प्राइमर बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या बनाने वाली हूँ, प्राइमर, ठीक है। यहाँ पर आपके प्राइमेज आए थे, उन्होंने प्राइमर ऐड कर दिया, देखो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर प्राइमर को ऐड कर दिया, ठीक है। छोटे छोटे से कुछ न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, ताकि डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से अपना आगे स्टार्ट कर दे, ठीक है। अभी आप देखोगे आगे जब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये इसका 5 प्राइम है, जब स्ट्रैंड ऐसे बन जाएगी तो यहाँ पर 3 प्राइम आएगा ना, तो इस साइड पे क्या होगा 5 प्राइम, ऐसे यहाँ पर क्या होगा 5 प्राइम, ठीक है। अब इस वाली स्ट्रैंड का देखें तो यहाँ 3 है, तो इसका 5 कहाँ होगा, इस तरफ, ठीक है। तो 5 इधर, 5 इधर, ठीक है। इतना क्लियर है, प्राइमर की डायरेक्शन क्लियर है। इस वाली डायरेक्शन से देखो, अगर इसका 5 प्राइम इधर है तो इधर इसका 5 प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रैंड हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर यहाँ इसका 5 है तो यहाँ पर इसका 3 होना चाहिए, तो यहाँ 3 है तो यहाँ तो 5 होगा ना, ऐसे यहाँ 3 है, यहाँ 5, यहाँ पर इसके पास 3 है, तो ऊपर वाली स्ट्रैंड जो नहीं बनेगी उसका यहाँ पर क्या होना चाहिए 5, तो इसलिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5। क्लियर है सबको, क्लियर एवरीवन, कि डीएनए जी प्राइमेज ने क्या करा है, दोनों में ही क्या कर दिया है, ऐड आपका प्राइमर, ठीक है। तो यहाँ पर ये लास्ट स्टेप है जहाँ पर आपका इनिशिएशन खत्म होता है, ठीक है। जो अगला टॉपिक है वो आपका स्टार्ट होगा इलोंगेशन, जिसे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार हम इसको फटाफट से रिवाइज कर देते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। तो सबसे पहले मिथाइलेशन हुई, फिर IHF ने 13 मर पे बाइंड किया, फिस ने किस पे बाइंड किया, 9 मर पर, ठीक है। उसके बाद DNA ATP आए और उन्होंने फिस को हटा के खुद यहाँ पर बाइंडिंग कर ली, ठीक है। खुद बाइंडिंग करने के बाद क्या हुआ, IHF के साथ उसने इंटरेक्ट करने के चक्कर में ORI को बेंड कर दिया, और इससे IHF में चेंजेस आए और वो यहाँ से भाग गया, ठीक है। IHF भाग गए, उसके बाद इन्होंने अपनी एनर्जी का यूटिलाइज करके यहाँ के बॉन्ड्स तोड़ दिए, रेप्लिकेशन बबल बन गया, और इस पर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ने आके बाइंड कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ से चले गए, क्योंकि DNA जो AATP था इसने क्या DNA ADP था, इसने किसको रिक्रूट कर दिया यहाँ पर, DNA B हेलिकेज को, ठीक है। हेलिकेज को किया, फिर उसके बाद वो खुद वहाँ से चले गए, कौन, DNA AADP, और इन्हीं की वजह से बेंडिंग हो रखी थी। अब यहाँ से बेंडिंग रिलीज हो जाएगी और आपका जो ORI है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। फिर ये जो हेलिकेज हैं ये DNA G प्राइमेज को बुलाएंगे और वो यहाँ पर प्राइमर ऐड करके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस था इनिशिएशन का। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है, आपको हर एक डायग्राम यहाँ पर बना कर दिया है ताकि आप उस चीज़ को विजुलाइज कर सको, क्योंकि अगर मैं थ्योरी बोलती जाऊँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ कि आपको अपना बेस्ट दे सकूँ कि आप
एक डायग्राम के थ्रू चीज़ों को होता हुआ देखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो आपको इतनी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर नहीं आएगी। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे। और सभी स्टूडेंट्स को मैं दोबारा से बोलना चाहूँगी कि क्योंकि यहाँ पर ऑफ चल रहा है तो आप इस कोड का यूज़ करके ज़रूर से अपने कोर्स को अवेल करें, क्योंकि आपको पेड क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। हर टीचर बहुत ही बेस्ट है, अपना एक एक्सपीरियंस उनके पास है, अपना एक पूरा जर्नी उनके पास है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, है ना। आपको भी बेटर बनाना चाहते हैं, आपको आपकी बेस्ट आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाना चाहते हैं। और आप भी अगर चाहते हो तो ज्वाइन करें बैचेस को, तो ये आपके लिए आज के लिए ही वैलिड है। तो आप भी अपनी सक्सेस की तरफ बढ़िए हमारे साथ, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मेल कर सकते हो आप लोग। एंड सभी स्टूडेंट्स को मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं, क्योंकि मैंने अपना यहाँ पर बेस्ट दिया है। अगर आप भी मुझे उसके लिए अप्रिशिएट करोगे कि हाँ मैम हमारे लिए सच्ची में हेल्पफुल रहा है, तो ये चीज़ मुझे खुशी देगी। क्योंकि अगर आपके लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है, तो मैं और ट्राई करूँगी कि मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए कर सकूँ, है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो मैं इसलिए चाहती थी कि ये वाली यूनिट मैं आपको कराऊँ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़ते हैं तो उनका भी यहाँ पर बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और नेक्स्ट सेशन भी आपका 2 बजे ही होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी वो कल के सेशन में भी 2 बजे मेरे साथ जुड़ना, और 2 बजे हम फिर वही आगे स्टार्ट करेंगे इलोंगेशन वाले स्टेप को। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम आगे का भी रेप्लिकेशन ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। तो पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। एंड आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड बाय बाय एंड टेक केयर। और अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड आपका ड्रीम कॉलेज आपसे दूर नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के सेशन के अंदर 2 बजे। बाय बाय।